दोस्तों, राजस्थान के इतिहास हमारी जो मेवाड़ सीरीज चल रही है, पिछले वीडियो हमने पढ़ा था महाराणा सांगा का दिल्ली सल्तनत के साथ में जो संघर्ष हुआ। दो युद्ध हुए थे। एक तो युद्ध हुआ था खतौले का युद्ध, उसके बाद हुआ था बाड़ी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद में मेवाड़ वर्सेज मालवा, जिसके अंदर एक युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध, वो पड़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम राणा सांगा वर्सेज बाबर, यानी राणा सांगा का बाबर के साथ में संघर्ष, और दो युद्ध हुए थे वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं राणा सांगा वर्सेज बाबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाबर कौन था, कहाँ का था, इसके माता पिता कौन थे, ये भारत क्यों आया था, इसको किसने आमंत्रित किया था। तो बाबर के जो पिता थे, बाबर के पिता वो फरगना के शासक थे, फरगना उज्बेकिस्तान के। ठीक है, और उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, ये फरगना के शासक है। ठीक है, फरगना कहाँ है, उज्बेकिस्तान के अंदर है। लेकिन ये जो है ये तैमूर के 5 वंशज थे। जो तैमूर लंग था उनके 5 वंशज थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तैमूर के 5 वंशज है तो ये तुर्क है। ठीक है, तो ये तुर्क हो गए। और जो बाबर की माता थी उनका नाम था कुतलुक निगार खानम। कुतलुक निगार खानम, ये कुतलुक निगार खानम थी। ये चंगेज खां का 14 वंशज थी। चंगेज खां मंगोल था, चंगेज खां की 14 वंशज। चंगेज खान का 14 वंशज थी ये बाबर की मां, जिसका नाम कुतलुक निगार खानम था। यानी कि बाबर है जो दो लड़ाकू जातियों का रक्त मिश्रण था, एक तो तुर्क और एक मंगोल। ये तुर्क और मंगोल का रक्त मिश्रण था 1494 के अंदर। पहले तो मैं इसकी जन्म तारीख बता देता हूं बाबर की, वो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी। यानी महाराणा सांगा से ये 1 साल छोटा था। लेकिन 1494 ईस्वी के अंदर ये उमर शेख मिर्जा है, ये मर जाता है। तो जो बाबर है ना, फरगना का शासक बनता है 11-12 साल की आयु में। 11-12 साल की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद में बाबर शासक बना था फरगना का। बाबर शासक बनने के बाद में क्या करता है, जैसे फरगना का तो ये शासक बन गया, और इधर जैसे समरकंद भी उज्बेकिस्तान में है। समरकंद है जो तैमूर लंग की राजधानी थी। ठीक है, तो बाबर चाहता है कि समरकंद पे मेरा अधिकार हो, मैं समरकंद का शासक बनूं, यानी कि मेरे पूर्वजों की बात है, मैं भी समरकंद का शासक बनूं। तो ये क्या करता है, समरकंद पे आक्रमण करता है। ये समरकंद को 3 बार जीतता है और 3 ही बार हार जाता है। फिर क्या होता है कि ये समरकंद पे अधिकार कर लेता है। लेकिन 1501 ईस्वी के अंदर समरकंद का ये जब शासक रहता है तो एक उज्बेक नेता होता है जिसका नाम होता है शेबानी खान। शेबानी खान क्या करता है कि समरकंद को घेर लेता है। इधर बाबर थोड़े दिन तो संघर्ष करता है, उसके बाद में रसद पानी की कमी हो जाती है और इसे पता चल जाता है कि मैं शेबानी खान से हारूंगा और मारा जाऊंगा। तो ये शेबानी खान से क्या करता है, समझौता कर लेता है। शेबानी खान कौन था, शेबानी खान एक उज्बेक नेता था, शेबानी खान। तो ये शेबानी खान से समझौता कर लेता है और संधि के अंदर ये होता है कि अपनी से एक बड़ी बहन होती है बाबर की, जिसका नाम खानम बेगम था, उसकी शादी शेबानी खान से कर देता है। उसके बाद में ये समरकंद छोड़ देता है। समरकंद छोड़ने के बाद में वापस फरगना आ जाता है। लेकिन ये जो युद्ध हुआ था इसका नाम था सरेपुल का युद्ध। बाबर का जो युद्ध हुआ था बाबर और शेबानी खान के बीच में, इसका नाम था सरेपुल का युद्ध। ये 1501 ईस्वी के अंदर हुआ था सरेपुल का युद्ध। इससे बाबर ने एक चीज सीखी शेबानी खान से, जो तुलुगुमा युद्ध पद्धति है, तुलुगुमा विधि से जो तोपें सजाई जाती है, वो इसने शेबानी खान से यानी उज्बेकों से सीखी। ठीक है, किसने, बाबर ने। फिर बाद में समरकंद से जब वापस फरगना जाता है तो क्या देखता है कि फरगना के अंदर, फरगना ये जो इसकी मातृभूमि होती है वहां जाता है। तो फरगना में पहले से इसका बाबर का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है अहमद तंबाल। अहमद तंबाल क्या करता है, अहमद तंबाल बाबर का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है जहांगीर खान। जहांगीर खान को अपने पक्ष में करके विद्रोह कर देता है और फरगना पे अधिकार कर लेता है। कौन, एक तो अहमद तंबाल और एक बाबर का छोटा भाई जहांगीर, ये कर लेते हैं फरगना पे अधिकार। फरगना के ऊपर अधिकार करने के बाद बाबर को फरगना से भगा देते हैं। अब बाबर 1501 से लेकर 1504 तक यानी 3 साल तक इधर उधर वहां की पहाड़ियों में भटकता है। लेकिन 1504 के अंदर बाबर क्या करता है, 1504 के अंदर बाबर कर लेता है काबुल पे अधिकार, यानी कि काबुल अफगानिस्तान, यहां कर लेता है अधिकार। कौन, बाबर काबुल पे अधिकार करने के बाद में 1504 में अधिकार करता है और 1507 के अंदर बाबर लेता है बादशाह की उपाधि। 1507 में बादशाह की उपाधि लेता है, यानी कि काबुल का बन जाता है बादशाह। बादशाह बनने के बाद में क्या होता है कि काबुल यानी अफगानिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां इतनी उपज है, इतना धन इसे मिलता नहीं है। तो ये क्या करता है कि जो हमारी भारत की सीमा थी उस समय, वर्तमान में पाकिस्तान हो गया, लेकिन उस समय भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी, और ये है ना भारत पर आक्रमण करता है। कब करता है,
19 के अंदर इसने 2 आक्रमण किए थे भारत के अंदर, यानी जो वर्तमान का पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब है, जो वर्तमान पाकिस्तान के ऊपर है, तो ये पहला आक्रमण करता है और ये भेरा और बाजौर का जो दुर्ग होता है उस पर अधिकार कर लेता है। तो 1519 के अंदर 2 आक्रमण करता है, फिर है ना 1524 के अंदर और 2 आक्रमण करता है भारत पे, लाहौर वगैरह पर, सियालकोट पे, फिर वहां से लूटपाट करता है, वहां से चला जाता है। तो इसका एक ये काम बन गया कि भाई काबुल से आना, भारत की जो सीमा है पश्चिम पाकिस्तान, अभी वर्तमान का पश्चिम पाकिस्तान, उस पर अटैक करना, वहां से कुछ लूटपाट करना, अपने सूबेदार बनाना, वापस चला जाना। लेकिन इधर क्या होता है, बाबर भारत क्यों आया था, इसको किसने बुलाया था? तो बाबर का भारत पर आक्रमण, यानी उससे पहले हमें 2 बात करनी पड़ेगी कि ये जैसे मान लो है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के ऊपर दिल्ली सल्तनत, लोधी सल्तनत थी उस समय, और इब्राहिम लोधी था वो यहाँ का शासक, ठीक है, ये इब्राहिम लोधी है, ये यहाँ का शासक, ठीक है, ये इब्राहिम लोधी यहाँ का शासक है। और इब्राहिम लोधी के व्यवहार के कारण इसके कुछ सामंत या अमीर थे वो असंतुष्ट थे, जिसमें सबसे बड़ा असंतुष्ट था इसका काका बुक अंकल थे इसके, एक का नाम आलम खां था, एक का नाम दौलत खां था, वो यहाँ के पंजाब के सूबेदार, ये जैसे मान लो पंजाब है यहाँ का, ये पंजाब के सूबेदार कौन कौन, एक तो दौलत खां और एक आलम खां। ये दौलत खां और आलम खां क्या करते हैं, बाबर के पास जाते हैं। ये बाबर काबुल के अंदर बेटा बाबुल है, बाबर है, एक तो दौलत खां और एक आलम खां, ये इब्राहिम लोधी के काका या अंकल है। ये जाते हैं और बाबर को भारत आने का न्योता देते हैं, भारत आने के लिए आमंत्रित करते हैं, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए बोलते हैं। इससे जाके कहते हैं कि तू बार बार आता है, पंजाब पे अटैक करता है, वहाँ पंजाब पे जाके हाथ लगा के वापस आ जाता है, इससे अच्छा तू दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते हैं। बाप दादा थे तैमूर लंग ने भी 1398 के अंदर दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसे खूब धन मिला था, तू भी आके आक्रमण कर। वैसे भी बाबर ने कहते हैं कि 111 साल की कोई बुढ़िया से इसने सुंडगा था भारत के ऊपर, और कि भारत के ऊपर तैमूर ने आक्रमण किया था तो उसने खूब सोना चांदी धन हाथी वगैरह वो यहाँ से लूट के गया था। तो बाबर के दिमाग में पहले से ही था कि मुझे दिल्ली के ऊपर आक्रमण करना है। और दूसरा है ना, ये आके दौलत खां और ये आलम खां जो दिल्ली, इसके इब्राहिम लोधी के अंकल थे, इसने इसको आमंत्रित कर दिया। बाबर क्या करता है कि भारत पर आक्रमण करता है, यहाँ पंजाब तक आ जाता है, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली का सुल्तान है, उसे सूचना मिलती है कि काबुल का जो शासक है बाबर, उसने भारत पर आक्रमण किया, वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर एक जगह है पानीपत, पानीपत पहुंचता है। कौन? पानीपत पहुंचता है इब्राहिम लोधी। पानीपत इब्राहिम लोधी पहुंचने के बाद में बाबर, इसके इब्राहिम लोधी के पास में बड़ी सेना में हाथियों की सेना थी, और बाबर था इसके पास में तोप खाना था। यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले जब बाबर ने अटैक किया था बाजौर और भेरा पे, तभी भारतवासियों ने तोप खाना देखा था, या वो पहला युद्ध था जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ था। और अब ये पानीपत का युद्ध है, ये पानीपत का युद्ध है, जो पानीपत का ये प्रथम युद्ध माना जाता है। पानीपत जो वर्तमान में हरियाणा के अंदर है, जिला है ये एक, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, एक तो बाबर जो काबुल का है, और एक दिल्ली का लोधी सुल्तान है जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो बाबर ने क्या कि अपनी वही तुलुगुमा जो टेक्निक थी उससे इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो युद्ध मैदान के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। यानी बाबर विजय हो गया। विजय होने के बाद में बाबर क्या करता है, 2 बातें याद रखनी हमें। एक तो बाबर क्या करता है, अपने सैनिकों को जीत के बाद में सिक्के बांटता है या सिक्के इनाम में देता है। दूसरा ये करता है कि बाबर एक उपाधि लेता है कलंदर, जिसका अर्थ होता है सुफिसंत, ठीक है। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर 2 कार्य करता है। एक तो अपने सैनिकों के अंदर इसने सिक्के बांटे थे, दूसरा ये कलंदर नाम की उपाधि ली थी। ये बात हमें याद रखनी है। इब्राहिम लोधी पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो युद्ध मैदान के अंदर मारा गया था, ठीक। तो बाबर क्या करता है, दिल्ली पे, ये दिल्ली है, वो दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेता है। और इधर मान लो जैसे आगरा, ये आगरा पे भी अपना अधिकार कर लेता है। भाई जो लोधियों की 2 राजधानी थी, एक तो दिल्ली और आगरा, यानी कि आगरा 1504 के अंदर इब्राहिम लोधी के पिता सिकंदर लोधी ने बसाया था। तो ये आगरा पे भी अधिकार कर लेता है और दिल्ली पे भी अधिकार कर लेता है। बाबर का दिल्ली और आगरा पे अधिकार है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि राणा सांगा के साथ में संघर्ष। तो महाराणा सांगा वर्सेस बाबर, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में संघर्ष होने के क्या क्या कारण थे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बाबर जैसे आगरा पे अधिकार करने के बाद में वो युद्ध की तैयारी करने लग जाता है। उसको पता था कि अगर मुझे भारत में टिक के रहना है तो मुझे सांगा से युद्ध करना पड़ेगा, सांगा को हराना पड़ेगा, बाकी मैं भारत में रहने वाला नहीं हूं। क्योंकि उसने अपने किताब बाबरनामा के अंदर भी ये बात लिखी है, भारत के अंदर 2 शक्तिशाली शासक है, एक तो उत्तर भारत के अंदर महाराणा सांगा और दक्षिण भारत के अंदर कृष्णदेव राय जो विजयनगर का शासक था, उसका उल्लेख किया उसने। तो ये क्या करता है कि जैसे ये राजस्थान, तो या मान लो दिल्ली, यहां आगरा,
दोनों पे बाबर का कब्जा है। यहां है जो मेवाड़ है, मेवाड़ और वागड़, यहां पे महाराणा सांगा का कब्जा अधिकार है। तो बाबर क्या करता है, दिल्ली पे अधिकार करने के बाद में यह स्वयं को दिल्ली का शासक मान लेता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके जो भी काम है या जो भी है वो मेरे हैं। और इधर क्या कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है महमूद लोदी, वो राणा सांगा से सहायता मांगता है। और एक तो ये और एक हसन खान मेवाती और एक राजपूत अफगान गठबंधन बनाते हैं, ये राजपूत अफगान गठबंधन। यानी कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद खान लोदी, अलवर मेवात क्षेत्र का जो शासक था उसका नाम था हसन खान मेवाती, ये तीनों जने मिलके और इधर राणा सांगा राजपूत अफगान अलायंस बनाते हैं और इनके बीच में होता है कि हम मिलके बाबर को भारत से खदेड़ेंगे। कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि बाबर ने महमूद लोदी को दिल्ली का शासक स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो एक तो ये कारण था जो सबसे बड़ा कारण था, बाबर नहीं चाहता था कि महमूद लोदी और राणा सांगा के बीच में दोस्ती हो। दूसरा कारण यह था कि बाबर ने क्या किया कि महाराणा सांगा ने क्या कि दिल्ली के 200 गांवों पे अधिकार किया था। यहाँ पे जैसे एक खंडार दुर्ग है, खंडार दुर्ग है जो दिल्ली सल्तनत के अंदर में था, लेकिन महाराणा सांगा ने बाड़ी के युद्ध के बाद में खंडार दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया था, बयाना दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। तो बाबर चाहता था कि ये बयाना और ये जो है ये हमारे दिल्ली रियासत के हैं, इसके कारण। और बाबर ने क्या किया कि महाराणा सांगा का ये जो बयाना था इस पर अधिकार कर लिया और यहाँ का बंद ख्वाजा नाम का एक व्यक्ति था उससे यहाँ का किलेदार बना दिया। किसने? बाबर ने। यानी कि हमें यह समझना है कि बाबर ने महाराणा सांगा ने बाबर के खंडार दुर्ग जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आता था, खंडार दुर्ग को, खंडार दुर्ग के आसपास के 200 गांवों पे अधिकार कर लिया था। तो वापस बाबर ने क्या किया कि बाबर महाराणा सांगा के बयाना दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया, ठीक है, बयाना। चौथा सबसे बड़ा कारण यह था कि इसने बाबर ने अपनी किताब है जिसका नाम है बाबरनामा या तुजुक बाबरी, उसके अंदर बाबर ने एक बात का जिक्र किया है, महाराणा सांगा पे वचन भंग करने का आरोप लगाता है। बाबर कहता है कि जब मैं काबुल के अंदर था तो महाराणा सांगा ने अपना एक दूत भेजा था, यह कहलवाया था कि बाबर तुम दिल्ली पे आक्रमण करो और मैं इधर से आगरा पे आक्रमण करूंगा और हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को हरा देंगे, मार देंगे, जो भी है। दिल्ली के ऊपर तो तुम्हारा अधिकार हो जाएगा और आगरा पे मेरा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ये बात बाबर कहता है अपनी पुस्तक बाबरनामा के अंदर, ठीक है। यानी कि चौथा जो आरोप कारण है वो है वचन भंग करना। वचन भंग किसने किया? महाराणा सांगा ने किया। कौन कहता है ये बात कहता है बाबर। किसमें कहता है? अपनी पुस्तक बाबरनामा या तुजुक बाबरी के अंदर कहता है, ठीक। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने वापस तर्क दिया है कि बाबर ने ये झूठा लिखा है। अच्छा, ये क्या हुआ कि बाबरनामा की इसी बात के आधार पे एक इतिहासकार था, अंग्रेज ब्रिटिश इतिहासकार था, जिसका नाम था L.F. रसब्रुक, यानी कि लॉरेंस फ्रेडरिक रसब्रुक विलियम्स नाम का एक व्यक्ति था। मैं यहां लिख देता हूं याद रखने के लिए, लॉरेंस फ्रेडरिक रसब्रुक, ये पूरा नाम है इसका, रसब्रुक विलियम्स। इस व्यक्ति ने क्या किया कि ये अंग्रेज अधिकारी था, तो इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। इसने इस ग्रेट मैन ऑफ इंडिया के अंदर महाराणा सांगा पे वचन भंग करने का आरोप लगाया। यानी ये जो फेडरिक है या रसब्रुक है अपनी पुस्तक के अंदर महाराणा सांगा पे वचन भंग करने का आरोप लगाते हैं, वो लगाते हैं बाबरनामा के बाबर द्वारा लिखी गई बात के आधार पर, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो बाबर की इस बात को झूठा मानते हैं और वचन उसमें कुछ तर्क देते हैं। तो क्या तर्क देते हैं? पहला तर्क तो ये देते हैं कि महाराणा सांगा स्वयं पहले इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, एक तो खातौली के युद्ध में, दूसरा बाड़ी के युद्ध में, तो महाराणा सांगा को बाबर की सहायता की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा एक तर्क यह है कि अगर महाराणा सांगा ने बाबर को वचन दिया होता या उसे आमंत्रित किया होता तो उस समय के जो राजपूत थे वचन के पक्के थे और वो जरूर है ना बाबर की सहायता करते। तीसरा एक तर्क यह है कि जो बाबर है उसने दिल्ली का जो इब्राहिम लोदी थे उसे हरा दिया। अगर राणा सांगा इसे बाबर को यहाँ भारत बुलाते आक्रमण करने के लिए तो महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था वो महाराणा सांगा के साथ में राजपूत अफगान गठबंधन नहीं बनाता या राणा सांगा से सहायता नहीं मांगता या राणा सांगा को सहायता नहीं देता, ठीक है। चौथा एक कारण जो ये है कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो डॉक्टर शर्मा एक बात कहते हैं अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में, इनका नाम डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक ठोस तर्क देते हैं कि जो बाबर था उसके लिए ये भारत अनजान था, यानी कि उसे जरूरत थी महाराणा सांगा की। तो वो अपना एक दूत भेजता है सलदी नाम का आगरा से और महाराणा सांगा को या वहाँ काबुल से कि मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा और आप उधर से आगरा पे आक्रमण करना, और जो आगरा है वहाँ तक मेवाड़ की सीमा रहेगी और दिल्ली पे मेरा अधिकार होगा। तो महाराणा सांगा अपने सामंतों से सलाह लेते हैं
और ये वापस जवाब यही देते हैं, मतलब सामंत है वो महाराणा सांगा को सलाह देते हैं कि हमें किसी बाह्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो ये सिलिदी तंवर वापस बाबर को जाके यही कहता है कि महाराणा सांगा सहायता देने से इनकार कर दिया। तो ये महाराणा सांगा के ऊपर, महाराणा सांगा के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध करने का नारा देते हैं और महाराणा सांगा पे आरोप लगाता है बाबर कि महाराणा सांगा ने वचन भंग किया था। ठीक है, अब ये जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है ये किस बात के आधार पर ये बात कहते हैं, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा को एक पुस्तक या पांडुलिपि मिली थी जो मेवाड़ के पुरोहित की है किसी की, उस मेवाड़ का शख्स इतिहास है, उसके आधार पर कहते हैं कि महाराणा सांगा ने ऐसा कोई वचन किया ही नहीं था बाबर से, ना बाबर को आमंत्रित किया था भारत, न वचन भंग किया था। अगर बाबर को भारत आमंत्रित करते तो समकालीन किसी भी मुगल या अफगान जो पुस्तकें थी लेखक इस बात का जिक्र या उल्लेख जरूर करता। ठीक है, बाबर युद्ध की तैयारियां करने लग गया, इधर महाराणा सांगा भी बाबर विरुद्ध युद्ध की तैयारियां करने लग गए। और महाराणा सांगा ने क्या किया कि राजपूतों की एक प्राचीन परंपरा थी जैसे कहते हैं पाति पर्वन परंपरा। पाति पर्वन का अर्थ होता है कि सहयोग या हिस्सा, किसी कार्य का हिस्सा बनना। पाति का अर्थ तो हिस्सा हो जाता है, पर्वन का अर्थ होता है पत्र, यानी कि इन्होंने सभी राजपूत आसपास के जो भी इनके सामंत थे या राजपूत राजा थे उन्हें पत्र लिखा। पत्र लिखा तो यहाँ से जयपुर से पृथ्वीराज कछावा था तो इनका सामंत था, वो अपनी सेना लेके आया रणथंबोर, सबको पहले रणथंबोर बुलाया था। यहाँ से मारवाड़ से उस समय शासक था राव गांगा, उसका पुत्र मालदेव सेना लेकर आया। यहाँ से बीकानेर से आया जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, और यहाँ से एक झालाजा आया था बड़ी सादड़ी से, गोगुंदा से झाला सजा आया था। ये ईडर है तो ईडर से भारमल आया था, रायमल की मृत्यु हो गई थी, रायमल के बाद में भारमल शासक बना था तो वो आया था। यहाँ से सिरोही से अखेराज आया था, जालोर से अखेराज सोनगर आया था, मारवाड़ जोधपुर से गांगा राठौड़ का पुत्र, या गांगा राठौड़ ने सेना भेजी थी अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को देखे, गांगा राठौड़ का पुत्र मालदेव राठौड़। ठीक है, मालदेव। फिर बाद में बीकानेर से आया था कल्याणमल, ये जैत सिंह का पुत्र था कल्याणमल। उसके बाद में बेड़ता से आया था वीरमदेव, रतन सिंह जो मीराबाई के पिता थे, और एक आया था रायमल जो रतन सिंह का भाई था। ये आए थे, लेकिन ये आए थे मारवाड़ जोधपुर के अंडर में, और जयपुर या आमेर से आए थे। आमेर इनकी सामंत राज्य था, और आमेर से आया था पृथ्वीराज कछवा। या इधर भरतपुर है तो भरतपुर से आया था अशोक परमार, जगनेर भरतपुर से आया था अशोक परमार। बड़ी सादड़ी से आया था झालाजा जो महाराणा सांगा का मामा था, और गोगुंदा से आया था झाला सजा, और ईडर से आया था भारमल, और महमूद लोधी अलवर का जो राजा था जिसका नाम था हसन खां मेवाती, ये महाराणा सांगा का इस युद्ध में प्रमुख सेनापति बना था। तो ये लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे रणथंबोर के अंदर। यानी कर्नल टोड और बाबरनामा के अंदर लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा का सहयोग देने के लिए 7 राजा, 9 राव और 104 राजपूत और मुस्लिम सरदार आए थे। मुस्लिम सरदार एक तो महमूद लोधी, हसन खां मेवाती और एक नागौर का खानजादा था। 7 राजा, 9 राव, 104 राजपूत और मुस्लिम सरदार रणथंबोर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, और महाराणा सांगा यहाँ से रणथंबोर से रवाना होते हैं। और यहाँ पे जैसे भरतपुर जिले के अंदर बयाना है, बयाना में क्या होता है कि बयाना पे महाराणा सांगा का अधिकार होता है। ये मेवाड़ की सैन्य चौकी थी जिसपे बाबर ने अधिकार कर लिया था, और अपना इससे यहाँ पे किलेदार बनाया था मेहंदी ख्वाजा को। यानी ये यहाँ पे बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध जो हुआ था 16 फरवरी को, बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1587 को। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ, तो इस साइड में थे महाराणा सांगा, इस साइड में बाबर था। बाबर का, या बाबर ही लिख देता हूं, बाबर का जो सेनापति था, किलेदार था जिसका नाम था महंदी ख्वाजा। महंदी ख्वाजा क्या है कि बयाना का किलेदार था। ठीक है, तो ये तो महंदी ख्वाजा था, और इसका सहयोग करने के लिए एक आया था सुल्तान मिर्जा, और एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था दोस्त इसकाका। इधर महाराणा सांगा थे, और महाराणा सांगा के जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे, ये बयाना पे अटैक करते हैं, और ये जो मेहंदी ख्वाजा वगैरह है ये हार जाते हैं और भागते हैं, और भागते हुए मुस्लिम सेना का पीछा करता है महाराणा सांगा की सेना। लेकिन ये मेहंदी ख्वाजा यहाँ से भाग के, बयाना से भाग के यहाँ आगरा
जहाँ पे बाबर बैठा था वहाँ जाता है। ठीक, यानी कि बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 के अंदर राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच में। महाराणा सांगा इसका बाबर का जो सेनापति या किलेदार था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, दोस्त इस आका और सुल्तान मिर्जा उसकी सहायता के लिए आए थे मेहंदी ख्वाजा की, लेकिन वो हार गए और महाराणा सांगा की विजय हुई थी। ये बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा की प्रथम एवं अंतिम विजय थी। ठीक है।